चपाटी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब भी सेफ हैं। स्टार्ट करेंगे गाइस आज के क्लास को। चैप्टर जो चल रहा है गाइस वो चल रहा है आपका जीवन की मौलिक इकाई। क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड अगर मैं बात करूँ सबसे पहला चैप्टर यही आ जाता है। एंड याद रखना, अगर ये चैप्टर समझ नहीं आएगा तो इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो समझ नहीं आएगा, वो नहीं आया तो फिर थर्ड नहीं आएगा। यानी कि ये चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई की अगर मैं बात करती हूँ इस चैप्टर में, हम बेसिकली जानते हैं बेटा यहाँ पे सेल के बारे में कि आखिर क्या होती है सेल, यानी कि आखिर कोशिका क्या है। और अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होती है कोशिका, किसने की कोशिका की खोज एंड कितने होती है प्रकार की। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको यहाँ पर बताए। ठीक है, यहाँ से सारे टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। एक भी ऐसा यहाँ पे पॉइंट नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नोट्स स्टार्टिंग से बनाने हैं। क्लास 9 के बच्चों को नहीं पता होता है कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, तो आप नोट्स को ज़रूर बनाएंगे। एंड साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, किस बात का, कि डायग्राम्स भी बनाने हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स हैं गाइस। एंड अगर वही डायग्राम्स तुम लोगों को बनाने नहीं आए तो तुम्हारे लिए ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? तो चैप्टर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सीरीज में ही स्टार्ट करने हैं। चैप्टर जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं एंड साथ ही साथ उनको डेली के डेली रिवाइज भी करना है। 9th को बच्चे हल्के में ले लेते हैं कि अरे ठीक है ना 9th ही तो है, लेकिन अगर आप यही सोच रखेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि 9th स्ट्रांग होगी तभी हम 10th को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एंड जो बच्चे अभी 9th में एंड वो सोच रहे हैं कि हमें 10th में टॉप करना है, तो 9th तो बहुत अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो यहीं पे आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लियर है? चलो, हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपसे एक चीज बता देती हूँ कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली, या अगर मैं आपसे बात करती हूँ साथ ही साथ यहाँ पे इसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक, लेकिन जब आप बोलोगे इसको कोशिका झिल्ली तब आप इसको बोलेंगे क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके है। अब क्या होती है ये, अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा यहाँ पे जीव द्रव्य के, आपके सामने जो डायग्राम है वो प्लाज्मा झिल्ली का, लेकिन इस पर अभी आएंगे। उससे पहले एक पॉइंट को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीव द्रव्य की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, जीव द्रव्य जो होता है जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य क्या था कि भाई यहां पर आपका प्लाज्मा झिल्ली, आपका केंद्रक, ओके, एंड साथ ही साथ गाइज यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं आपका कोशिका द्रव्य। क्लियर? ये तीनों मिलके आपका क्या कहलाया जाता है? कोशिका। यानी कि भाई अगर मैं बात करूं कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली, यही तीनों मिलके जीव द्रव्य कहलाते हैं। जहां पर ये तीनों होते हैं वो कोशिका हमारी सजीव कोशिका हो जाती है, एंड जहां पर ये तीनों ही नहीं होते हैं वो हमारी कोशिका एक मृत कोशिका होती है। ठीक है, जीवित और मृत कोशिका में क्या अंतर होता है, किस तरीके से वो कोशिकाएं होती हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, चलिए, अब यहाँ पर ये सब चीजें तो हम लोगों ने जान ली है ना। यहीं पर जो पॉइंट्स आगे आ जाते हैं वो क्या है कि भाई सबसे पहले अब हमें इसको पढ़ना स्टार्ट करना है, देन हम बिठाएंगे इस वाले टॉपिक पे, फिर हम बढ़ेंगे इस पे। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं यानी कि प्लाज्मा झिल्ली को। और है क्या कि भाई ये है एक कोशिका, ठीक, ये जो संरचना मैंने बनाई ये है प्लाज्मा झिल्ली,
यहाँ पर ये पूरे इस कोशिका में द्रव्य जेली जैसा पदार्थ है जिसको हम लोग बोल देते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर। साथ ही साथ इसके अंदर होता क्या है बेटा, यहां पर आपका पाया जाता है एक छोटा सा यानी कि एक बिंदु जैसी रचना हमें दिखती है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। ठीक है, तो ये संरचनाएं होती हैं और इस कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं जिनको भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और मैंने आपसे पहले ही बोला है, मैं आपको बेटा सारे के सारे पार्ट जितने भी जो टॉपिक हैं इस चैप्टर में, यानी कि जो भी वर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट्स, हम सबको कवर करेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैम कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली है क्या। बेसिकली अगर मैं इसका पहला पॉइंट बोलूं तो मैंने जब आपके सामने इसकी स्ट्रक्चर बनाई मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। क्या इसके बाहर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिखाए? क्या मैंने कहीं पर भी इसके बाहर एक और एक्स्ट्रा संरचना बनाई? आपको पादप कोशिका में तो बनाई कि वो कोशिका भित्ति है, लेकिन क्या जंतु कोशिका की अगर मैं बात करूं बनाई मैंने। एंड जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपकी संरचना है यही क्या है, आपकी प्लाज्मा झिल्ली है ना। अब आप सोचेंगे ये कैसी है, तो इसको आप जानेंगे। सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली जो होता है आखिर ये होता क्या है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। क्लियर। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब मैं सेल बना रही हूँ, कभी भी आपने मुझे देखा हो मैंने हमेशा ये ऐसे बनाया, मैंने बोला प्लाज्मा झिल्ली। बाकी जब चीजें बनाती हूँ उसके अंदर बनाना स्टार्ट करती हूँ। यानी कि भाई अगर मैं बात करूं तो है क्या भाई, ये जो है आपकी यहाँ पे क्या है, सबसे बाहरी आवरण है। ठीक है, एक तरीके से क्या कर रही है, वो जो कोशिका है उसकी रक्षा कर रही है। ठीक है, क्लियर है। एंड साथ ही साथ यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं ये बनी किसकी होती है, तो याद रखना बेटा यह है लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है बेटा, लिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है। तो यहां पे आप इस संरचना को देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाल रंग की संरचना दिख रही है और है कि आप कुछ ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये मान लो जब हम शादी में जैसे रसगुल्ला खाने जाते हैं ना, रसगुल्ला मतलब सफेद वालों को रसगुल्ला बोलते हैं, काले वालों को गुलाब जामुन बोलते हैं, बट मैं दोनों को रसगुल्ला बोलती हूँ। ठीक है, कि काला रसगुल्ला सफेद रसगुल्ला। तो यहाँ पे ये मान लो जब आप शादी में क्या करते हो, रसगुल्ला खाते हो, तो क्या होता है कि भाई आधा रसगुल्ला जो होता है वो चाशनी में डूबा होता है, आधा जो होता है वो ऊपर बाहर निकले होते हैं चाशनी के, है ना। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटीन होती है इनमें क्या होती है, धसी होती है। ये क्या है, लिपिड। ये लिपिड प्रोटीन कहाँ है, धसे हुए इनके बीच में, देखो ध्यान से, है ना। जैसे रसगुल्ला आधा चाशनी में डूबा होता है आधा ऊपर होता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पे हमने पहला पॉइंट देखा कि भाई कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, रक्षा का कार्य कर रहा है। हमने जाना यहाँ पे ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब बात आ जाती है कि आखिर इसका काम है क्या, मेन काम क्या है। तो देखो अगर घर में दरवाजे की बात करते हैं, मेन क्या होता है, वैसे तो आप घर में अगर छत से कूदना हो कहीं से कूदना हो तो कैसे भी आ जाओगे, लेकिन अगर मैं बात करूं एक घर में आप कब आ सकते हैं, दरवाजे के थ्रू आ सकते हैं, है ना। दरवाजे का बेसिकली काम क्या होता है, आप किन के लिए दरवाजा खोलोगे, जिनको आप जानते होगे, जिनको आप जानते नहीं उनके लिए दरवाजा थोड़ी ना खोलोगे आप। वैसे ही क्या करती है जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है, ये क्या करती है, जैसे एक सेल है, ये कोशिका है ना। अब यहाँ पे ये कुछ पदार्थ हैं बाहर, ये रे, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो आपका अगर मैं बात करती हूँ बेटा, ये दो तरीके के मैंने यहाँ पे बनाए अणु। ये क्या करती है, ये ना ही सभी पदार्थों को अंदर आने देगी ना ही सभी को बाहर जाने देगी। ठीक है, कुछ ही पदार्थों को, यानी कि क्या करती है, कुछ ही पदार्थों को
कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। क्लियर है? ना ही तो ये सभी को अंदर आने दे रही है, ना ये सभी को बाहर जाने दे रही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू वाले हैं और जो व्हाइट वाले हैं, इन दोनों को कोशिका के अंदर जाना था, लेकिन इसने व्हाइट वाले को जाने नहीं दिया, ब्लू वाले को जाने दिया। तो इसने सभी को थोड़ी ना जाने दिया है। क्या किया इसने? कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट देखूं, सभी को आने देना है सभी को, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है। अच्छा, प्लाज्मा क्या एक प्रकार की झिल्ली है। ठीक है, अब एक पॉइंट सुनना, झिल्ली जो होती है बेटा वो 4 तरीके से होती है। नंबर 1 होती है पारगम्य, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करती हूं वो हो जाती है आपकी अपारगम्य। ओके, नंबर 3 पर आपकी आ जाती है बेटा अर्धपारगम्य। ठीक है, एंड नंबर 4 पर आपकी आ जाती है कौन सी? चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ झिल्ली की, तो बेटा झिल्ली 4 तरीके से होती है। ठीक, पारगम्य झिल्ली क्या होती है कि भाई जैसे यहां पर मैंने बोला भाई एक झिल्ली है, इसके इस तरफ ये सारे अणु थे और इसने इन सभी को क्या कर दिया? इधर जाने की अनुमति दे दी, यानी कि ये सारे के सारे इधर आ गए। ठीक है, यानी कि वो झिल्ली जो अपने में से क्या करती है, यानी कि भाई सभी को अपने में से आर पार जाने देती है, ऐसी झिल्ली क्या कहलाई जाती है? हमारी पारगम्य झिल्ली, के भाई जिसके आर पार जाया जा सके। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? अब सेकंड की बात करते हैं, तो मैं इसके आगे लिख देती हूँ नंबर 1। सेकंड की अगर मैं बात करती हूँ, यहां पे वापस से एक और झिल्ली है, यहां पर कुछ अणु हैं ये वाले। ठीक है, अब इसने, इस झिल्ली ने इनमें से किसी को भी इधर से इधर आने की अनुमति दी ही नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी इधर से इधर आ ही नहीं पाया। क्लियर है? तो अपारगम्य झिल्ली क्या होती है कि जो अपने से आर पार किसी को भी आने जाने वो नहीं देती है। क्लियर है? तो ऐसी झिल्ली जो कहलाई जाती है बेसिकली वो हमारी कहलाई जाती है क्या? अपारगम्य झिल्ली। ओके, नंबर 3 की मैं बात करती हूँ। ठीक, नंबर 3 में बहुत ध्यान से देखना, मैंने बोला यहां पर ये एक और झिल्ली है। ठीक, यहां पर है ये कौन से? जल के अणु। ठीक है, ठीक है, एंड साथ ही साथ मैंने बोला यहाँ पे कुछ और भी हैं, ये रहे इस तरीके से अणु, ये किसी और चीज के हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये है आपकी नंबर 3 वाली झिल्ली, जो कि कौन सी है? आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या करती है भाई? ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ये सिर्फ जल के अणुओं को आर पार जाने देती है, यानी कि ये जो इधर जल के अणु थे इसने सिर्फ इनको आने की परमिशन दी और किसी को आने की परमिशन नहीं दी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है कि भाई वो झिल्ली जो अपने में से सिर्फ, यानी कि अपने से आर पार सिर्फ जल के अणुओं को जाने देती है, वो हमारी क्या कहलाई जाती है? वो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्लियर है? अब एंड लास्ट नंबर 4 की जो है वो देख लेते हैं।
चलिए सबसे पहली चीज, कुछ अणु बनाते हैं। ठीक है, इधर भी ये भी बना दिया हमने और बना दिए। ठीक है, ठीक। अब ये है चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक, यानी कि ये चुन चुन के ही चीजों को भेजती है। क्लियर है? अब यहां पे अगर मैं बात करती हूं, इसने सिर्फ इन येलो वालों को इधर से इधर आने दिया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने सिर्फ येलो वाले जो अणु थे उनको ही इधर से इधर आने की क्या दी, अनुमति दी। इसने और सब किसी को आने नहीं देने की, चुन के इधर लेकर आई। तो पारगम्य झिल्ली क्या होती है, जो अपने से आर पर किसी को भी जाने देगी, किसी को नहीं रोकेगी। अपारगम्य क्या होती है कि वो किसी को भी अपने से आर पार जाने नहीं देती है। अर्धपारगम्य जो होती है वो सिर्फ जल के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती है। जबकि जो चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है ये सिर्फ कुछ ही पदार्थों को अपने से आर पार जाने देती है। क्लियर? फटाफट से इसको नोट डाउन करें। ठीक है, चलो। अब ये आप सोच रहे होंगे मैम आपने ये चीज क्यों बताई है? क्योंकि बेटा यहां पर अगर मैं आपसे बात कर रही हूं, ये आपका पहला पॉइंट था किसका? हाँ जी, ये आपका पहला पॉइंट था किसका बेटा? जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली थी कि सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो बेटा यहां पर आपका सेकंड पॉइंट होता है कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। नंबर थर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा पॉइंट क्या है कि ये जो झिल्ली होती है, कहाँ लिखे हैं इसको, यहीं लिख लेते हैं, जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये कैसी होती है? चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जो सभी को अपने में से आर पार जाने नहीं देगी, कुछ ही पदार्थों की, यानी कि नंबर फोर्थ वाली होती है। ठीक है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब आगे की बात करते हैं। जब आप इतनी चीजें जान लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप दो प्रोसेस को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है नंबर 1 परासरण। ठीक है, आप यहाँ दो उसको पढ़ने वाले हैं, एक परासरण और एक आपका विसरण। तो एक काम करते हैं, पहले विसरण को पढ़ते हैं, वो छोटा सा है। ठीक है, तो पहले विसरण को पढ़ते हैं। ठीक, विसरण तथा परासरण दोनों एक साथ हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, इसको समझने के लिए इन दोनों को आपको मैं एक चीज समझाऊंगी। इससे पहले मैंने बोला ये एक बर्तन है, ठीक है, क्या बीकर, कुछ भी आप कह सकते हो। यहां पर आपको 3 पॉइंट समझने हैं, विलायक, विलय एंड साथ ही साथ आपका विलयन। ठीक, विलयन होता है आपका, विलयन बराबर विलायक प्लस विलय। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे अगर मैं बात कर रही हूं, ये क्या है? मैंने बोला इसके अंदर ये है जल। ठीक, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो विलायक क्या है हुआ हमारा? जल हुआ। ठीक है, याद रखना जो चीज हम मिलाते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें रेत मिला दी, नमक मिला दिया या चीनी मिला दिया, यानी कि जो चीज मैंने इसके अंदर मिलाई है, तो जिस चीज को हम लोग मिलाते हैं
वो हमारा कहलाया जाता है विलय। ठीक है, तो याद रखना, जिसके अंदर मिलाया जाता है वो आपका विलायक होता है, जिस चीज को मिलाया जाता है वो विलय होता है। और अगर मैं वहीं पे एक चम्मच लूं, इनको घोल दूं, इन दोनों को मिक्स कर दूं इस तरीके से, अभी दोनों मिक्स हो गए हैं, अब ये कहलाया जाएगा हमारा क्या, विलयन। ठीक है, तो समझ आया मैंने ये लाइन क्यों लिखी, और ये पॉइंट आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, और विलयन क्या हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब यहीं पे अगर मैं आपसे बात करती हूं, अब नेक्स्ट पॉइंट ये, ठीक है, देखो विसरण बहुत छोटा सा है, सिंपल सी बात, विसरण का मतलब ही हो जाता है फैलाव। आपने देखा, देखो विसरण जल में और गैस में, यानी कि द्रव और गैस दोनों में हो सकता है। ठीक है, अब देखो कि एक सिलेंडर होता है, हल्की सी अगर आप उसकी हल्की सी भी स्मेल, यानी कि हल्का सा भी गैस ऑन रह जाता है और सिलेंडर खुला है, तो आप देखते हो धीरे धीरे वो स्मेल बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। तो विसरण क्या है? फैलाव है। ठीक है, जो कहां से होता है आपका, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। सिंपल सा पॉइंट। ठीक है, मेन जो कहानी आती है वो कहां पर आती है, वो आती है इस परासरण पर। परासरण होता किसमें बेटा? जल के अणुओं की गति। ठीक है, क्या है? जल के अणुओं की गति, यानी कि परासरण किसमें हो रहा है? जल के अणुओं में हो रहा है। अब यहीं पे परासरण जो आप लोगों का बेटा होता है, अगर मैं इसकी बात करती हूं तो ये भी आपका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और होता है। क्लियर है? ठीक है, कैसे? अब ध्यान से देखना, मैंने बोला कि भाई ये झिल्ली है, अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, ये जल, परासरण किसमें हो रहा है? जल के अणुओं की गति है। एंड इनमें से कौन सी झिल्ली है जो सिर्फ जल के अणुओं को अपने साथ पार जाने दे रही है? यानी कि आपकी जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है नंबर 3 पे, तो ये क्या है आपकी? यहाँ पे बीच में अगर मैं बात करूं, ये है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर? अब यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे पानी, विली आपका विलायक। ठीक है, ये क्या है? ये रहा यहाँ पे, यहाँ पर भी ये है विलायक। ठीक, मैंने क्या किया यहाँ पे, अब इसके अंदर चीनी डाल दी। ठीक है, मैंने इधर भी डाल दी। और जो चीज हम मिलाते हैं वो हमारा क्या होता है? विलय। तो जिसके अंदर मिलाई वो क्या हो गया? विलायक। और जिसको मिलाया वो क्या है? विलय है। अब आपको देख फर्क नजर आ रहा होगा कि पानी यहाँ कम है और चीनी भी यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पानी ज्यादा और चीनी कम है। आप सोचोगे जब हम लोग चाशनी बनाते हैं, घर में मिठाई बननी है और चाशनी को बनाना है, तो क्या करते हैं कि कम पानी लेते हैं और चीनी ज्यादा लेते हैं, तभी तो चाशनी गाढ़ी बनती है ना। अब सोचो मैंने क्या बोला कि परासरण क्या है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और होता है, किसमें होता है? जल की अणु गति। कहां पर है? इधर। तो ये कहां से? ये इधर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या है आपका? यही आपका बेटा कहलाया जाता है परासरण। सिंपल सा पॉइंट। क्या यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई? ठीक है, अब सेम अगर मैं बात करती हूँ आपसे कोशिका का, हो जाता है कि भाई अगर कोशिका से बाहर, यानी कि एक हमने बोला कि हमने कोशिका ली, उसको जल में रखा, या तो कोशिका फूलेगी या वो सिकुड़ जाएगी, या फिर कंडीशन क्या होगी कि ना ही कोई क्रिया होगी, है ना, कि भाई ना ही जल अंदर आ रहा है ना ही जल बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वो अलग से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि आखिर कोशिका क्यों फूली है, कोशिका क्यों सिकुड़ी है। ठीक है, तो ये है आपकी प्लाज्मा झिल्ली।
ठीक है, ठीक है। तो कोशिका का सबसे क्या है बेटा, सबसे बाहरी, और पॉइंट्स को खुद पढ़ो एक बार। पढ़े? तो पहला पॉइंट क्या है कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये क्या करती है, कोशिका के, यानी कि क्या करती है, कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ आ रहा है या जा रहा होता है उसको देखती है और ना ही सभी को अंदर आने देती है, ना ही सभी को बाहर जाने देती है। और ये हमारी चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को पढ़े जो कि थे हमारे कौन कौन से, विसरण और हमारा परासरण, जहाँ पे हमने इन आपके जो दो कॉन्सेप्ट हैं इनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था कि आखिर विलायक क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं और विलयन क्या होते हैं। क्लियर है? अगर ये समझ आ गया तो पूरा आ गया। ठीक है, अब इस कोशिका में आपने क्या पढ़ लिया है, इस प्लाज्मा झिल्ली को तो पढ़ लिया है, अब बारी किसकी आएगी, इस केंद्रक के पढ़ने की। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, केंद्रक। ठीक है, एंड केंद्रक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे क्या होता है केंद्रक, पूरी इसकी संरचना को। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसकी बाहर वाला जो आवरण है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में केंद्रक को हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।